नमस्कार। आज की इस विस्तृत चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा विषय है ना, वो बहुत से लोगों की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। क्या बार बार आपके रिश्ते टूट रहे हैं? या फिर सब कुछ सही है लेकिन शादी की बात बनते बनते अचानक बिगड़ जाती है। बिल्कुल। रिश्ते आते तो हैं लेकिन बात किसी अंतिम मुकाम तक पहुंच नहीं पाती। तो आज हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं कि शादी में होने वाली इस देरी के असली कारण क्या हैं। राइट। मतलब ये केवल किस्मत का खेल या कोई आम संयोग नहीं है। हमारे आज के स्रोत में दी गई जानकारी ये बहुत स्पष्ट करती है कि इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण छिपे होते हैं, जिन पर शायद हम लोग आमतौर पर ध्यान ही नहीं देते। हाँ, पर अक्सर लोग इसे बस किस्मत मानकर छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। तो आज की इस चर्चा का हमारा मिशन इन्हीं कारणों की जड़ तक जाना है, चाहे वे हमारी इस आधुनिक जीवन शैली की उलझने हों या फिर वो अदृश्य ज्योतिषी रुकावटें। मैं मानती हूँ कि ये एक ऐसा विषय है जो समाज के एक बहुत बड़े हिस्से में भारी निराशा पैदा कर रहा है। मतलब जब कोई इंसान अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा हो, उसका जीवन हर पैमाने पर स्थिर हो और फिर भी एक जीवन साथी की तलाश पूरी ना हो रही हो, तो अक्सर लोग खुद पर या अपनी परिस्थितियों पर संदेह करने लगते हैं। वो तो लाजमी है ना, इंसान सोचेगा ही कि मुझ में ही कोई कमी है। बिल्कुल। लेकिन इस स्रोत ने समस्या को सिर्फ किस्मत पर छोड़ने के बजाय इसका बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण किया है। इसमें आधुनिक समाज की व्यवहारिक सच्चाइयों और प्राचीन ज्योतिष दोनों के नजरिए से उन रुकावटों को समझाया गया है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। जी। सबसे पहले हम उन कारणों की तरफ मुड़ते हैं जो आज के हमारे समाज में बहुत ही साफ तौर पर दिखाई देते हैं। स्रोत में जो सबसे पहली व्यावहारिक रुकावट बताई गई है वो है हाई एक्सपेक्टेशंस। उच्च उम्मीदें। हाँ, आज के दौर में एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश, मतलब सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ बन चुकी है। बहुत बड़ा। लोगों के दिमाग में एक चेकलिस्ट तैयार होती है कि लुक्स शानदार होनी चाहिए, बैंक बैलेंस एकदम मजबूत होना चाहिए, समाज में स्टेटस भी होना चाहिए। बिल्कुल, और साथ ही स्वभाव भी बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए। देखिए, इस पूरी स्थिति के पीछे एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक चक्र काम कर रहा है। आज समाज, हमारी फिल्मों ने और खासकर सोशल मीडिया ने ना परफेक्शन का एक ऐसा कृत्रिम खाका तैयार कर दिया है जो वास्तविक दुनिया में कहीं है ही नहीं। एकदम सही बात है। स्रोत भी इसी बात पर बहुत जोर देता है कि वास्तविकता में परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। जब कोई इंसान एक ऐसे आदर्श व्यक्ति की तलाश में निकलता है जिसकी कल्पना उसने किसी फिल्म या इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखकर की है, तो उसका निराश होना लगभग तय है। राइट। ये उम्मीदों का वो पहाड़ है जिसके नीचे आकर कई अच्छे रिश्ते शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। अच्छा, इस स्थिति को समझने के लिए ना मैं एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, बताइए। आज के समय में एक जीवन साथी ढूंढना बिल्कुल एक परफेक्ट घर ढूंढने जैसा हो गया है। मतलब लोग चाहते हैं कि वो एक ऐसे घर में प्रवेश करें जहाँ का हर एक कमरा बिल्कुल उनकी मर्जी का हो, दीवारों का रंग उनकी पसंद का हो और बैल्कनी से नजारा भी एकदम मन मुताबिक हो। एग्जैक्टली। और वो भी बिना किसी समझौते के। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बना बनाया परफेक्ट घर शायद ही कभी मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता। आपको एक खाली या साधारण घर को अपनी पसंद का बनाने के लिए ना उसमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, उसे समय देना पड़ता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस उदाहरण से ये बात गहराई से समझ आती है कि लोग बनी बनाई चीज की तलाश में ना उस बुनियादी मेहनत से बचना चाहते हैं जो किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए जरूरी होती है। और इससे जुड़ा एक और बड़ा आधुनिक कारण है जिसे स्रोत करियर प्रायोरिटी कहते हैं। करियर को प्राथमिकता देना। हाँ, आज के दौर में हर इंसान पहले खुद को आर्थिक और पेशेवर रूप से बहुत ही सुरक्षित स्थिति में देखना चाहता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक पेंच है। ये जो सेटल होने की परिभाषा है ना, वो आज के समय में एक भ्रम की तरह है। बिल्कुल। मतलब पहले लगता है कि जॉब स्टेबल हो जाए, फिर लगता है कि इनकम थोड़ी और बढ़ जाए, फिर लगता है कि यार अपना घर हो जाए। एक के बाद एक चीजें जुड़ती जाती हैं। हाँ, ये एक ऐसी चेकलिस्ट है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और इसी थोड़ा और के चक्कर में करियर बनाने की ये भागदौड़ शादी के फैसले को लगातार टालती रहती है। इंसान को लगता है कि जब वो आर्थिक रूप से पूर्ण हो जाएगा तब भावनात्मक रूप से जुड़ना आसान होगा। लेकिन असल में ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। इंसान आर्थिक सुरक्षा को भावनात्मक सुरक्षा मान बैठता है, जबकि उम्र और समय
वो किसी के बैंक बैलेंस का इंतजार नहीं करते। सच बात है। इसके साथ ही स्रोत एक और बेहद संवेदनशील मुद्दे की तरफ ध्यान खींचता है जो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वो है पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा, अतीत के रिश्तों का डर। ओह हाँ, ये तो आजकल बहुत आम है। ये एक ऐसा अदृश्य मानसिक अवरोध है जो इंसान को अंदर ही अंदर जकड़ कर रखता है। ये एक बहुत ही वास्तविक समस्या है। मतलब जब किसी व्यक्ति का पिछला रिश्ता बहुत खराब रहा हो, जहां उसे धोखा मिला हो या उसकी भावनाएं बहुत आहत हुई हों, तो उसके अंदर विश्वास की भारी कमी आ जाती है। ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल। नए रिश्ते के नाम से ही ना कमिटमेंट का डर हावी होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि कहीं फिर से वही सब ना दोहराया जाए। अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये इंसान के दिमाग का अपना एक सुरक्षा तंत्र है। जब इंसान को एक बार कोई गहरी भावनात्मक चोट लगती है ना, तो उसका अवचेतन मन भविष्य में वैसी ही चोट से बचने के लिए एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर लेता है। स्रोत इसे इमोशनल ब्लॉकेज कहता है। ये रुकावट इतनी सूक्ष्म होती है कि इंसान खुद को तो यही बताता है कि वो शादी करना चाहता है। हाँ, वो बाहर से तो कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल, लेकिन उसका अवचेतन मन हर नए व्यक्ति में कोई ना कोई कमी ढूंढकर उस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक देता है। और इसके अलावा पारिवारिक दबाव या फैमिली मिसमैच भी तो इसी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है ना। हाँ बिल्कुल। ये तो हमारे समाज की बहुत ही आम सच्चाई है। एक तरफ इंसान अपनी पर्सनल जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदों का एक अलग ही पैमाना चल रहा है। राइट। स्रोत बताता है कि जाति, सामाजिक स्टेटस और परिवार की इनकम जैसी चीजों को लेकर परिवारों की शर्तें इतनी सख्त होती हैं कि मतलब कई बार एक बहुत ही अच्छा और समझदार पार्टनर सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो इस सामाजिक चेकलिस्ट पे खरा नहीं उतरता। पर से परिवार की सामाजिक मांग का बोझ भी ढो रहा है। बाप रे, इतना कुछ। हाँ, ये सभी आधुनिक कारण आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं कि इंसान मानसिक और भावनात्मक रूप से किसी नए कमिटमेंट के लिए तैयार ही नहीं हो पाता। लेकिन देखिए, यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प और तार्किक सवाल उठता है मेरे दिमाग में। जी। मान लिया जाए कि किसी इंसान ने इन सभी आधुनिक समस्याओं को सुलझा लिया है। उसका करियर बिल्कुल सेट है, लुक्स बहुत अच्छे हैं, परिवार की कोई अनुचित मांग नहीं है और वो मानसिक रूप से भी पूरी तरह तैयार है। मतलब कोई पास्ट ट्रॉमा नहीं। हाँ, कुछ नहीं। फिर भी बार बार रिश्ते क्यों टूटते हैं? सब कुछ कागजों पर बिल्कुल सही होने के बावजूद बात अंतिम मुकाम पर आकर क्यों बिगड़ जाती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जब तर्क और आधुनिक जीवन के सभी पैमाने फेल हो जाते हैं ना, तब इंसान एक अलग ही दिशा में देखने को मजबूर होता है। और यहीं पर स्रोत अपनी चर्चा को उन ज्योतिषीय दृष्टिकोणों या उन अदृश्य रुकावटों की तरफ मोड़ता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर लगती हैं। अच्छा, तो यहाँ स्रोत 4 मुख्य ज्योतिषीय कारणों का गहराई से विश्लेषण करता है। राइट। इनमें सबसे पहला और समाज में सबसे ज्यादा चर्चित कारण है मंगल दोष। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार अगर कुंडली में मंगल का स्थान गलत है तो शादी में देरी होना लगभग तय माना जाता है। इसके संकेत बहुत स्पष्ट बताए गए हैं। बार बार रिश्ते आना और टूट जाना, अचानक से बात बिगड़ जाना या शादी के बाद किसी बड़ी परेशानी का अनजाना डर मन में बने रहना। देखिए, मंगल को ज्योतिष में ऊर्जा, आक्रामकता और जल्दबाजी का ग्रह माना जाता है। स्रोत यह बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है कि मंगल दोष केवल एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का असंतुलन है। ऊर्जा का असंतुलन। हाँ, जब ये ऊर्जा असंतुलित होती है ना, तो इंसान के जीवन में जो भी नए रिश्ते आते हैं उनमें एक अजीब सा टकराव या घर्षण पैदा होने लगता है, जिससे रिश्ते जुड़ने से पहले ही टूट जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये मंगल दोष या इसका जो ये डर है, क्या ये अक्सर परिवारों द्वारा किसी ऐसे रिश्ते को नकारने का एक सुविधाजनक बहाना नहीं बन जाता जिसे वे वैसे ही पसंद नहीं कर रहे होते? ऐसा समाज में अक्सर देखने को मिलता है। लोग ज्योतिष का इस्तेमाल एक ढाल की तरह कर लेते हैं। वही तो। लेकिन स्रोत मंगल दोष को एक बहाने के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऊर्जा पैटर्न के रूप में पेश करता है। और इसी के साथ स्रोत एक और बेहद प्रभावशाली ग्रह का जिक्र करता है, वो है शनि। हाँ, शनि को ज्योतिष विज्ञान में वैसे भी देरी या डिले का सबसे बड़ा कारक माना गया है, खासकर जब ये 7वें घर, जो कि विवाह का घर है, उस पर दृष्टि डालता है। अच्छा, स्रोत में शनि को लेकर एक बहुत ही शानदार लाइन दी गई है। उसमें लिखा है कि शनि डिले करता है, डिनाई नहीं। यानी शनि केवल चीजों में देरी करता है, वो पूरी तरह से इनकार नहीं करता। ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ, मतलब ये केवल डराने वाली बात नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत ही गहरी उम्मीद छुपी है। बिल्कुल।
ये दर्शन जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। शनि को एक बहुत ही सख्त शिक्षक माना जाता है। अगर शनि के कारण देरी हो रही है तो इसका अर्थ है कि वो इंसान को मानसिक और भावनात्मक रूप से उस रिश्ते के लिए परिपक्व कर रहा है। कच्ची नींव पर बनी इमारत जल्दी गिर जाती है ना? राइट। तो शनि सुनिश्चित करता है कि जब भी शादी हो वो पूरी तरह से ठोस और टिकाऊ हो। क्या बात है। और इसके बाद स्रोत राहु और केतु दोष का विश्लेषण करता है। इन दोनों ग्रहों को भ्रम, अनिश्चितता और कंफ्यूजन पैदा करने वाला माना गया है। हाँ। पर भ्रम से यहाँ क्या तात्पर्य है? ये असल जीवन में रिश्तों को किस तरह से प्रभावित करता है? राहु और केतु का प्रभाव ना एक बहुत ही अजीब गरीब स्थिति पैदा करता है। स्रोत के अनुसार इनके प्रभाव से इंसान के जीवन में अक्सर गलत रिश्ते बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। अच्छा। हाँ, अचानक से कोई व्यक्ति जीवन में आता है, सब कुछ बहुत सही लगने लगता है, एक गहरा आकर्षण पैदा होता है। हाँ, वो हनीमून फेज टाइप। एग्जैक्टली। और फिर अचानक से एक दिन वो रिश्ता किसी बहुत ही मामूली सी बात पर खत्म हो जाता है। बाप रे। इंसान हमेशा एक अस्थिरता में जीता है और अंत में स्रोत गुरु यानी जुपिटर के कमजोर होने को भी एक बहुत बड़ा कारण मानता है। स्रीथ विशेष रूप से ये बताता है कि गुरु ग्रह विवाह का सबसे मुख्य कारक है, खासकर लड़कियों की कुंडली में। बिल्कुल। अगर गुरु कमजोर है तो जीवन में स्थिरता और सही जीवन साथी मिलने में बहुत बड़ी रुकावटें आती हैं। एकदम सही। लेकिन यहाँ पर ना मेरे दिमाग में एक और विचार सामने आता है। जी बताइए। क्या राहु केतु द्वारा पैदा किया गया ये भ्रम या मंगल दोष से जुड़ा वो अज्ञात डर, क्या ये असल में उन्हीं आधुनिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का ही दूसरा नाम नहीं है जिन पर हमने अभी पहले भाग में चर्चा की? बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मतलब जिसे आज का मनोविज्ञान ट्रस्ट इश्यूज या कमिटमेंट फोबिया कहता है, क्या वही सब प्राचीन भाषा में ग्रहों का प्रभाव नहीं है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना तो ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष है। दोनों दृष्टिकोणों का अगर आप निष्पक्ष विश्लेषण करें तो एक बहुत ही स्पष्ट समानता दिखाई देती है। हाँ। प्राचीन ज्योतिष जिन लक्षणों की बात कर रहा है, जैसे अचानक रिश्ते टूटना, गलत लोगों की तरफ आकर्षित होना, आधुनिक मनोविज्ञान ठीक उन्हीं लक्षणों को अतीत के आघात और अवचेतन मन की सुरक्षात्मक दीवार के रूप में परिभाषित करता है। एग्जैक्टली। भाषाएं अलग हो सकती हैं। एक विज्ञान ग्रहों की ऊर्जा की बात करता है और दूसरा इंसानी दिमाग के व्यवहार की, लेकिन दोनों ही इंसान के जीवन में मौजूद उस गहरी अस्थिरता की ओर ही इशारा कर रहे हैं। तो जब कारण इतने गहरे हैं, चाहे वे मनोवैज्ञानिक हों या ज्योतिषीय, तो अगला कदम यह पहचानना है कि क्या वाकई किसी के जीवन में ये एक स्थायी समस्या बन चुकी है या ये सिर्फ कुछ समय का खराब दौर है। स्रोत ने इस दुविधा को दूर करने के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट संकेत दिए हैं। जैसे कि अगर रिश्ते लगातार टूट रहे हैं, लोग मिलते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता सीरियस कमिटमेंट तक नहीं पहुंच पाता, सही लोग जीवन में आते हैं लेकिन फिर भी किसी अनजानी वजह से बात बिगड़ जाती है और समय के साथ उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, मेरा मतलब है समय बीत रहा है, हाँ, तो स्रोत बहुत साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि इसे सिर्फ एक सामान्य संयोग मानकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये एक पैटर्न है जिसे तोड़ने की जरूरत है। और इस पैटर्न को तोड़ने के लिए स्रोत ने सिर्फ समस्याएं गिनाकर नहीं छोड़ी हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत ही व्यवहारिक समाधान भी प्रस्तुत किए हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे अहम कदम है इंसान की अपनी मानसिकता यानी माइंडसेट को बदलना। वही बात जो हमारी चर्चा की शुरुआत में आई थी। हाँ। एक परफेक्ट पार्टनर खोजने की जो अंधी दौड़ है ना, उसे रोककर एक कंपैटिबल या अनुकूल पार्टनर ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परफेक्शन एक भ्रम है जबकि अनुकूलता वास्तविकता है। बहुत सही बात। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। इसके साथ ही स्रोत उन लोगों के लिए ज्योतिषीय उपायों का भी विस्तार से जिक्र करता है जो इन अदृश्य रुकावटों का सामना कर रहे हैं। जैसे मंगल दोष के लिए मंगलवार का व्रत रखना, शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए पूजा करना, गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय करना। हाँ, और किसी विशेषज्ञ से सही सलाह लेकर उचित रत्न धारण करना। लेकिन देखिए, स्रोत का जो सबसे मजबूत पक्ष मुझे लगा ना, वो ये है कि ये इंसान को सिर्फ भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने की सलाह नहीं देता। राइट। इसमें एक्शन या वास्तविक जीवन में काम करने पर बहुत जोर दिया गया है। सिर्फ उपायों पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। नए लोगों से मिलना, रिश्तों को समय देना और सबसे महत्वपूर्ण, अपना कम्युनिकेशन सुधारना बेहद जरूरी है। अगर दो लोगों के बीच खुला संवाद ही नहीं होगा तो कोई भी रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? सही बात है। और इसी समाधान के हिस्से में एक ऐसा बिंदु है
जो सीधे इंसान के अस्तित्व से जुड़ता है, वो है एनर्जी एंड वाइब्स। ऊर्जा। हाँ, इंसान की अपनी ऊर्जा। जब कोई व्यक्ति लगातार रिजेक्शन का सामना करता है, बार बार आते हुए रिश्तों को टूटते हुए देखता है, तो उसके अंदर एक बहुत ही गहरी निराशा, उदासी और नेगेटिव एनर्जी घर कर जाती है। और ये नकारात्मक ऊर्जा एक ऐसा अदृश्य चक्रव्यूह बना देती है जो नए रिश्तों को भी पास आने से पहले ही दूर धकेल देती है। मतलब इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो खुद रिश्तों को दूर कर रहा है। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट रूप से समझाता है कि नकारात्मक सोच, भविष्य को लेकर हमेशा डर में रहना और हर नए इंसान को संदेह की नजर से देखना, ये सब मिलकर एक ऐसी भारी ऊर्जा पैदा करते हैं जो किसी भी अच्छे रिश्ते को पनपने ही नहीं देती। ये सब इंसान के अवचेतन स्तर पर होता है। ऊपर से व्यक्ति सोच रहा होता है कि मुझे शादी करनी है, वो प्रयास भी कर रहा होता है, लेकिन अंदर बैठी वो नकारात्मक ऊर्जा एक ढाल बनकर किसी को भी करीब नहीं आने देती। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को मतलब समस्या की गहराई से लेकर समाधान की सफलता तक समझाने के लिए स्रोत ने एक बहुत ही मार्मिक और सच्ची कहानी का उदाहरण पेश किया है। हाँ, वो कहानी। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक दर्पण है जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं। स्रोत के अनुसार ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे हर सामाजिक पैमाने पर परफेक्ट माना जा सकता था। राइट। वो उच्च शिक्षित थी, देखने में सुंदर थी और एक बहुत ही सम्मानित परिवार से आती थी। कोई भी देखकर कह सकता था कि इसके लिए तो रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 5 साल तक उसकी शादी नहीं हो पाई। 5 साल। किसी भी इंसान के धैर्य की परीक्षा के लिए 5 साल एक बहुत लंबा और पीड़ादायक समय होता है। बहुत लंबा होता है। हर बार उसके लिए अच्छे रिश्ते आते, परिवार मिलते, बात आगे बढ़ती भी लगती, और फिर अचानक टूट जाती। हाँ, किसी न किसी बहाने से वो रिश्ता टूट जाता। वो लड़की गहरी निराशा और इस सवाल से घिर चुकी थी कि आखिर कमी कहाँ है। तो जब इस समस्या का गहराई से विश्लेषण किया गया तो सामने आया कि उसकी कुंडली में शनि और राहु का एक बहुत ही मजबूत और विपरीत प्रभाव था। वही अदृश्य रुकावट है। एग्जैक्टली। यही प्रभाव उस लगातार बनी हुई अस्थिरता, भ्रम और देरी का असली कारण था। लेकिन इस कहानी का जो सबसे प्रभावशाली हिस्सा है ना, हाँ। वो इसके समाधान से जुड़ा है। हाँ, जब इस लड़की को इस असली कारण का पता चला तो उसने केवल ज्योतिषीय उपाय नहीं अपनाए, उसने एक पूरी तरह से होलिस्टिक या समग्र अप्रोच अपनाई। उसने शनि और राहु के उपाय तो किए, लेकिन साथ ही अपनी मानसिकता में भी आमूलचूल बदलाव किया। उसने उस परफेक्ट की जिद को छोड़ा और नकारात्मक ऊर्जा को खुद से दूर किया। और परिणाम सचमुच हैरान करने वाले थे। बिल्कुल। मात्र 6 महीने में जो काम 5 साल की लगातार कोशिशों और निराशाओं के बाद भी नहीं हो पा रहा था, वो सही दिशा में किए गए प्रयासों के बाद सिर्फ 6 महीने में पूरा हो गया और उसकी शादी तय हो गई। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है ना, वो ये है कि सफलता किसी एक चमत्कार से नहीं मिली। राइट। केवल ज्योतिषीय उपाय उस गहरी मानसिक निराशा को दूर नहीं कर सकते थे, और केवल मानसिकता बदलना शायद उस अदृश्य ग्रहीय रुकावट को नहीं काट पाता। दोनों का संतुलन जरूरी था। हाँ, जब उस लड़की ने अपनी ऊर्जा को संतुलित किया, अपना नजरिया बदला और साथ ही समाधान की दिशा में काम किया, तब जाके एक पूर्ण परिणाम मिला। ये जीवन को देखने का एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। तो इस पूरी लंबी चर्चा को अगर हम समेटना चाहें तो निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। स्रोत के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दिया गया है कि शादी में देरी होना कोई अंत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जीवन का पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है। एक संकेत कि शायद अभी समय सही नहीं है, या फिर अभी जीवन में कुछ और सीखना, कुछ और परिपक्व होना बाकी है। ये खुद को बेहतर बनाने का, अपनी कमियों को समझने का एक शानदार अवसर हो सकता है। अगर इंसान इस देरी के असली कारण को समझ ले, चाहे वो उसकी अपनी उच्च उम्मीदें हो, अतीत का अनसुलझा दर्द हो या कोई ग्रहीय प्रभाव, तो समाधान निश्चित रूप से मिल ही जाता है। सही कहा। स्रोत के अंत में एक कॉल टू एक्शन भी दिया गया है जी, जहां लोगों को अपनी समस्या के सटीक कारण जानने के लिए मैरिज लिखकर कमेंट या मैसेज करने का सुझाव दिया गया है। अब देखिए, ये पूरी प्रक्रिया, समस्या की पहचान से लेकर उसके सटीक समाधान तक पहुंचने की ये कोशिश मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही गहरे विचार को जन्म देती है। किस तरह का विचार? मतलब मैं सोच रहा था कि क्या आज के इस आधुनिक समाज में जीवन साथी की तलाश सच में 2 लोगों के बीच का एक प्राकृतिक मानवीय जुड़ाव रह गई है, या फिर हमारी ये बढ़ती उम्मीदें, हर चीज को नापने तोलने की आदत और
ज्योतिष से लेकर मनोविज्ञान तक हर चीज का सहारा लेने की इस प्रक्रिया ने इसे एक ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट में बदल दिया है राइट। जहां हर कोई बस सामने वाले इंसान में कोई रेड फ्लैग या अपनी किस्मत में कोई दोष खोजकर उसका बस कोई सटीक इलाज ढूंढने में लगा हुआ है। ये तो सोचने वाली बात है। क्या रिश्ते अब अनुभव करने की चीज रह गए हैं या सिर्फ एक प्रोजेक्ट बन गए हैं जिसे हमें सही टूल्स के साथ फिक्स करना है? ये एक बहुत ही तीखा और आत्माविलोकन कराने वाला सवाल है। हम कमियां ढूंढने में इतने व्यस्त हो गए हैं ना कि शायद हम ये भूल ही गए हैं कि दो अपूर्ण इंसान भी एक पूर्ण रिश्ता बना सकते हैं। बिल्कुल। ये निश्चित रूप से हर सुनने वाले को अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। हाँ, तो इस विचार के साथ हम आज के इस विषय को यहीं विराम देते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ इतनी गहराई तक जाने और इस विषय के हर जटिल पहलू को डिकोड करने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और कुछ नए दिलचस्प नजरियों के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।